हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम वीडियो में बात करेंगे सेल के बारे में। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके ऑर्गेनल्स का काम क्या क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो टिल एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे एक लाइक। ऑर्गेनल्स के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सेल क्या होती है। और सभी को, मोस्टली लोगों को पता होगा कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका को जीवन की इकाई कहा गया है, यानी हर सजीव का जो जीवन है, उसका जो पूरा शरीर है वो एक कोशिका से ही मिलकर बना हुआ है। मतलब कई जीव ऐसे होते हैं जिनका जीवन पूरा एक कोशिका में ही बीत जाता है, उनका पूरा स्ट्रक्चर एक कोशिका में ही होता है। और कई जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक कोशिका वाले जीव एक कोश के यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, और बहुकोशिका वाले जीव बहुकोश के यानी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। पर आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि सेल भी दो टाइप के होती है, यानी कई ऐसे जीव होंगे जो हमसे हमारी सेल से काफ़ी अलग होंगे, और कई ऐसे जीव होंगे जो हमारे सेल जैसे मिलते जुलते होंगे। मतलब सेल दो टाइप की होती है, कुछ जीव एक टाइप के होते हैं और कुछ अलग टाइप के होते हैं। अब एक टाइप के जीव कैसे होते हैं, जिनके अंदर जो सेल का कंट्रोलर जिसे बोला जाता है न्यूक्लियस, वो उनके अंदर नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस होता नहीं है उनके सेल पर, कोई कमांड करने वाला उनके सेल को कोई उसका इंचार्ज होता नहीं है, ऐसे आप समझ सकते हो। और जिन सेल का इंचार्ज होता है उसमें कुछ ज़्यादा ही सब ढंग से काम होता है। क्यों? तो जिन सेल का कोई इंचार्ज नहीं होता, यानी उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं है, तो वो सेल्स होती हैं हमारी प्रोकैरियोटिक। और ऐसे सेल्स जिनका एक कंट्रोलर होता है, जो न्यूक्लियस केंद्रक जिसे बोलते हैं, जो पूरी सेल पर नियंत्रण रखता है किस कब क्या है, किस अंग को क्या काम करना है। तो ये न्यूक्लियस जिसके अंदर ट्रू डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ऐसे सेल्स होती हैं यूकैरियोटिक, और ऐसे जीव होते हैं यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोटिक जीव यानी प्रोकैरियोट्स, जिनके अंदर सेल जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव क्या होते हैं। तो अब जान लेते हैं सेल के अंदर जो कई सारे कोशिकांग पाए जाते हैं उनका क्या क्या काम। अगर आप सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे तो उसके बाहर कोई कवरिंग होगी, ऑब्वियसली। जैसे हमारे घर के बाहर कवरिंग होती है, दीवार होती है कि हर कोई उसके अंदर नहीं जा सकता, उसी तरह से आपकी जो सबसे छोटी यूनिट है बॉडी की, वो सेल में भी कवरिंग होती है। यहाँ तक कि प्लांट के सेल में भी कवरिंग होती है, और हम लोग से ज़्यादा वो प्रोटेक्टिव होते हैं क्योंकि उनके अंदर डबल कवरिंग होती है। यानी जो अगर हम प्लांट की सेल देखें तो उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, काफ़ी हार्ड होती है। और नेक्स्ट एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल दोनों में होती है सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग। तो एनिमल सेल चूँकि वो उनका एंटर करते हैं फर्स्ट आपका एक ही कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, और जबकि प्लांट सेल में दो कवरिंग होती है, एक सेल वॉल और एक सेल मेम्ब्रेन। ये क्लियर हो गया। सेल वॉल केवल और केवल प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, अब एनिमल सेल और प्लांट सेल का अब आगे का भी जो होगा सेम होगा। ठीक है, अब एनिमल सेल हुआ या प्लांट सेल हुआ, दोनों में जब हम एंटर करेंगे सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है कि वो कुछ गिने चुने पदार्थों को ही अपने अंदर आने देती है या फिर उन्हें जाने देती है। तो ऐसी लेयर, ऐसी मेम्ब्रेन जो है उसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसमें से कुछ जो है चुने हुए पदार्थ ही हैं जो सेल से अंदर आ सकते हैं या फिर सेल से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है दोनों में, यानी प्लांट और एनिमल सेल में यही होता है। ठीक है, उसके बाद आप सेल के अंदर जाएंगे मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो होगा वहाँ पर प्रोटोप्लाज्म, यानी लिक्विड जैसा आपको कुछ देखने को मिलेगा। वो होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य जिसकी वजह से सेल में लाइफ है। ठीक है, एक सेल भी अपना सारा काम कर सकती है क्योंकि उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है। अब प्रोटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म क्यों कहते हैं? बहुत लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि प्रोटोप्लाज्म नहीं साइटोप्लाज्म होता है। नहीं, सेल के अंदर आप अगर पूरा लिक्विड आप काउंट करो तो उसे आप प्रोटोप्लाज्म कहोगे। ठीक है, लेकिन अगर सेल के अंदर आप न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग करके बाकी जो लिक्विड देखोगे वो आपका साइटोप्लाज्म कहलाएगा। यानी जो सेल के पूरे अंदर आप कह दो कि साइटोप्लाज्म भरा होता है, ये सही नहीं है। अगर सेल में से आप न्यूक्लियस हटा देते हो, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड होता है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं।
अगर आप उसको हटा देते हो तब जो बचता है वो आपका साइटोप्लाज्म होता है, और अगर न्यूक्लियस भी उसके साथ है तो ये पूरा आपका प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब सेल के अंदर होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म, जिसमें सारे सेल के ऑर्गेनल्स सिचुएटेड होते हैं अलग अलग जगहों पर, ठीक है। तो अब हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जानते हैं। ऑर्गेनल्स हैं, उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि सेल का जो ऊर्जा घर जिसे बोलते हैं, पावर हाउस सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, क्योंकि सेल को अपना सारा काम करने के लिए एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। कैसे मिलती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया आपका होता है वो डबल कवरिंग में होता है, ठीक है। उसका जो आउटर कवरिंग होता है डबल लेयर में होता है, यानी एक उसकी बाह्य परत होता है, बाह्य झिल्ली से घिरा हुआ होता है, और एक उसकी आंतरिक झिल्ली होती है। और उसका मेनली काम क्या है सेल के अंदर, कि वो सेल के अंदर का अंतःकोशिकीय श्वसन करता है, ठीक है। यानी इंटरनल रेस्पिरेशन का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है, ठीक है। हम सोचते हैं कि हम सांस लेते हैं तो इसे ही श्वसन नहीं कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और फिर वो भोज्य पदार्थों के साथ मिलकर जब हर एक सेल तक पहुंचती है, उस सेल के अंदर जब उस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है यानी ऑक्सीकरण होता है, फिर उससे जब एटीपी यानी ऊर्जा निकलती है, तब हमारा श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। तो जो हम कहते हैं ना खाने से एनर्जी मिलती है, तो खाने से एनर्जी नहीं मिलती है, जब खाते हैं साथ में सांस लेते हैं, फिर दोनों का ऑक्सीकरण होता है, हमारे भोजन का सेल तक पहुंचता है, ये सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया का है। वही हमें बदले में एनर्जी देता है, जिसकी वजह से हम पावरफुल होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है अंतःकोशिकीय श्वसन का, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है सारे काम के लिए, ठीक है। 2 लेयर से घिरा हुआ होता है, ठीक है। इसमें डबल कवरिंग होती है, डबल मेम्ब्रेन होता है। दूसरा सेल ऑर्गेनल है वो है गोल्जी बॉडीज। उसको कई और नाम से जानते हैं, जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी नेटवर्क या गोल्जी एपरेटस। ये कई सारे नाम हैं, लेकिन है गोल्जी बॉडीज। अब गोल्जी क्यों सेम है? क्योंकि इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, तो इसलिए इनके नाम पर पड़ा हुआ है। अब गोल्जी बॉडी जो है उसका मेन काम यही रहता है कि सेल में सेक्रीशन, किन पदार्थों का हमें सेक्रीशन करना है, स्रावण करना है, जो पदार्थ सेल के लिए ज़रूरी है, ठीक है। उस सेक्रीशन का काम मेनली गोल्जी बॉडीज़ का होता है। इसके अलावा उसके और भी काम होते हैं, जैसे कि एक्रोसोम का डेवलपमेंट भी गोल्जी बॉडीज़ से होता है। ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है उसका सिंथेसिस भी गोल्जी बॉडी करता है। या फिर आपका लाइसोसोम जो होता है वो भी एक सेल ऑर्गेनल है, उसका भी डेवलपमेंट गोल्जी बॉडीज़ के थ्रू ही होता है। अब जो गोल्जी बॉडी वो एनिमल सेल में तो उससे गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऐसा कहते हैं, पर जो प्लांट सेल होते हैं उसमें हम गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं। क्लियर? तो अब चलते हैं तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनल, वो होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ER उसे कहते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, ठीक है। अब इसका मेनली काम क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, उसको सहारा कौन देता है? हमारे अंदर की जो बोन्स हैं, है ना। तो ऐसे ही जो सेल है उसको सहारा कौन देता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER। इसीलिए जो सेल का इंटरनल स्केलेटन बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, क्योंकि वो सेल को सहारा देता है, ठीक है, अपने स्थान पर। उसके अंग सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो सब अपने अपने स्थान पर हैं, ये सहारा देता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम। लाइसोसोम का स्पेशली काम होता है सेल के अंदर डाइजेशन बनाए रखना, यानी कोशिका फैगोसाइटोसिस के थ्रू जो भी खाद्य पदार्थ उसके कण अपने अंदर लेती है, तो उसका पाचन का कार्य होता है आपका लाइसोसोम का, ठीक है। इसके बाद हमारा एक पार्ट है राइबोसोम्स। सभी प्रकार की कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम का मेनली वर्क होता है कि वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया राइबोसोम के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। राइबोसोम जो है आपके राइबोसोमल RNA से बने होते हैं, ठीक है। राइबोसोमल प्रोटीन और 3-4 प्रकार के आपके RNA से मिलकर आपका राइबोसोम बना होता है। और इस तरह हमारे कई सारे आपका सबसे मेन पार्ट है सेल का, वो होता है आपका न्यूक्लियस, जो सेल की सारी मेटाबॉलिक क्रियाओं पर अपना नियंत्रण रखता है। यानी सारे काम जो है सेल के अंदर वो न्यूक्लियस के हेड में होते हैं, वो उसका इंचार्ज होता है, सभी चीज़ों का कंट्रोलर होता है, वही सबको कंट्रोल करता है। तो केंद्रक भी केवल एक सर्कल नहीं है, केंद्रक भी 4
प्रकार का 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो केंद्रक कला होती है, केंद्रक की झिल्ली होती है। उसके बाद उसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन नेटवर्क जिसमें आपके DNA RNA ये सब रहते हैं, और आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है, केंद्रिका। तो ये 4 चीज़ों से मिलकर आपका न्यूक्लियस बना होता है। इसका मेनली काम यही रहता है कि कोशिकाओं पर नियंत्रण बनाए रखना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो है पहुंचाना, आनुवंशिक लक्षणों का आदान प्रदान केंद्रक के द्वारा ही होता है, क्योंकि DNA RNA जैसा जो केंद्रक में यही पाए जाते, केंद्रक में ही पाए जाते हैं ये सब, तो इसलिए आनुवंशिक लक्षणों का आदान प्रदान का कार्य भी केंद्रक का होता है। आपका केंद्रक जो है प्रोटीन सिंथेसिस को भी वो नियंत्रित रखता है। तो बहुत सारे मेन काम होते हैं वो आपके न्यूक्लियस के होते हैं। तो आई होप ये पूरा आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेल क्या होती है, सेल के ऑर्गेनल्स हैं, उनके मेन काम क्या हैं, ठीक है, कितने सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, सब आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में हम डिटेल वीडियो बाद में आपसे शेयर करेंगे, और न्यूक्लियस के ऊपर भी एक बहुत डिटेलिंग वीडियो चाहिए आपके लिए, तो वो भी हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे।